हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। 57 क्वेश्चंस किए थे हमने। आगे बढ़े हैं अब और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। नंबर क्वेश्चन है 4 ग्राम of graphite is burnt in a bomb calorimeter of heat capacity 30 kilojoule per Kelvin in excess of oxygen at 1 atm. The temperature rises from 300 to 304 Kelvin. So what is the enthalpy of combustion of graphite? What is the enthalpy of combustion of graphite? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, जो ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा है वह किलो जूल पर मोल में है, किलोजूल पर मोल में। और ऑप्शंस में है 360, बी नंबर में है 1440 -360, डी में -1440, ई में -520। कर लें पहले इसे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, समझ में आएगा डाटा क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है। इतना बात तो समझ में आ ही जाएगा। देखो, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए हैं पहले भी। बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, dV = 0 या डेल्टा V = 0। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो एपरेटस है हीट कैपेसिटी या हीट ऑफ कंबशन मेजर करने का, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसमें हम लोग डाटा को ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है और हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम है और हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब हुआ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कि CV तुम्हारा दिया हुआ है 30 किलोजूल पर केल्विन। CV गिवन है। फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, CV = ΔE/ΔT। 1 मोल के लिए यदि 1 से ज़्यादा मोल है तो यहाँ N लग जाएगा। यहाँ से जब तुम निकालोगे ΔE तो हो जाएगा CV ΔT/N। क्लियर है। CV जो है दिया हुआ है 30 किलो जूल पर केल्विन।
30 किलो जूल पर केल्विन। डेल्टा टी मतलब हो गया टेम्परेचर डिफरेंस, तो 300 से 304 गया है, माइनस कर दो, 304 माइनस 300 केल्विन। एन इज द नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए लिखा हुआ है 4 ग्राम ग्रेफाइट को जलाया गया है, तो ग्रेफाइट मीन्स व्हाट, कार्बन, कार्बन है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 4 है, मोलर मास मतलब एटॉमिक मास 12 ले लोगे, इसको सॉल्व कर दो तो 30 केल्विन, केल्विन ख़त्म हो जाएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12, 4 और 4 ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 12 या 36, 360 किलो जूल। तो डेल्टा ई का वैल्यू आ गया 360 किलो जूल। ठीक है, तो ई तो डेल्टा ई निकला, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यहाँ निकालना है इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी की बात कर रहा है, तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कोई रिलेशन पढ़े हम लोग क्या, डेल्टा ऐसे पढ़े थे ना, H बराबर E प्लस पी भी, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस पी डेल्टा भी प्लस भी डेल्टा पी। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटीएम प्रेशर, मतलब डेल्टा पी यहाँ हो गया कांस्टेंट 0, साथ ही साथ बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी 0 होगा, डेल्टा भी ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा भी 0, डेल्टा पी भी 0, तो ये पूरे टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एच यहाँ बराबर आने वाला है किसका, डेल्टा ई का। तो डेल्टा ई 360 आया है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच इज ऑल्सो 360 किलो जूल पर। लेकिन जो डेल्टा एच निकाले हो यह इंथैल्पी ऑफ कंबसन है, यह इंथैल्पी ऑफ कंबसन है, और हम पढ़े हैं कि इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है उसका हमेशा नेगेटिव न्यूमरल वैल्यू होता है, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को जब तुम बर्न करोगे, जलाओगे, तो वह हीट इवॉल्व करेगा, वह तुम्हें हीट एनर्जी सप्लाई करेगा, सो अपने से माइनस लगाना होगा। डेल्टा ई चलेगा, डेल्टा ई जो है प्लस में ही रहेगा 360, लेकिन जब डेल्टा एच की बात हो तो माइनस अपने से देना होगा। अरे किसी भी सब्सटेंस का कंबसन करोगे तो वह हीट वहाँ से इवॉल्व करेगा ना, और हीट इवॉल्व होगा तो उसके लिए वैल्यू ऑब्वियसली जो होगा माइनस में होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, सिंपल सी बात है। तो ये था, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आसान तो हम कह नहीं सकते हैं, कैसे कैसे आइडिया आया देख ही रहे हो। बॉम्ब कैलोरीमीटर लिख के रखा हुआ था, वहाँ से हम लोग समझे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो कि हीट ऑफ कंबसन निकालने का एक उपकरण है, उस कांस्टेंट वॉल्यूम पे परफॉर्म किया जाता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी, तो हम लोग तुरंत सीधी समझ गए कि यह जो 30 किलो जूल पर केल्विन है, यह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का डाटा दिया हुआ है। प्रेशर कांस्टेंट करके रखा था, टेम्परेचर को इतना से बढ़ा करके इतना किया, निकालना था हीट ऑफ कंबसन, तो सी भी हम लोग को पता था, डेल्टा ई यहाँ से कैलकुलेट किए, फिर डेल्टा ई हम लोग को नहीं निकालना था, इंथैल्पी निकालना था, तो ये दोनों को एक फार्मूला से कोरिलेट किए, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, डेल्टा पी 0 डेल्टा भी 0, तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आ जाएगा। बस डेल्टा एच में यहाँ माइनस का साइन हम लगाएंगे, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन जो है एक जो थर्मिक प्रोसेस के लिए ही होता है। सो द आंसर इज सी, ये हो गया इसका आंसर, सी नंबर -360। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी कंसेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन
for copper sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate and anhydrous copper sulfate are respectively -11.7 and -65.5 kilojoule per mole. So the hydration enthalpy of anhydrous copper sulfate is ऑप्शन है 53.8 किलोजूल पर मोल, बी में -9.8 किलोजूल पर मोल, -77.2 किलोजूल पर मोल और एक है -53.8 किलोजूल पर मोल। ये भी नया क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए नहीं है, इसमें नया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसे? कह रहा है द एंथैल्पीज ऑफ सॉल्यूशन फॉर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आर रेस्पेक्टिवली -11.7 एंड -65.5 किलोजूल पर मोल। इतना का मतलब पहले समझो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि जब उसका सॉल्यूशन बनाया गया तो कितना एंथैल्पी चेंज किया, दो दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट दिया हुआ है CuSO4 5H2O सॉलिड, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो CuSO4 एक्वस H2O में रह जाएगा। तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है -11.7 किलो जूल पर मोल। फिर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये देखो ये था कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देखा हुआ है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मतलब CuSO4 5H2O। सेकेंड केस में बोल रहा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है CuSO4 सॉलिड वाटर। तो एनहाइड्रस को जब वाटर से डिजॉल्व करोगे तो उल्टा काम हो जाएगा, यहाँ 5 मोल H2O इसमें जुड़ जाएगा। और इसके लिए दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन -65.5 किलो जूल पर मोल। ऐसा हालांकि नहीं भी इसको लिखोगे तो कोई ये नहीं है, इसको हटा ही दो यहाँ से, कोई जरूरी नहीं है इसको लिखना। अब निकालना क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये हमें निकालना है। निकालना इस चीज़ को है कि CuSO4 सॉलिड था, यदि इसको वाटर में डिजॉल्व करते तो 5 मोल वाटर जब इसके साथ जुड़ेगा CuSO4 5H2O, तो यहाँ जो एंथैल्पी चेंज करेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो कितना होगा।
हाइड्रेशन इंथैल्पी, सॉल्वेशन इंथैल्पी सबके बारे में पढ़े हैं। सॉल्वेशन इंथैल्पी मैंने कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब जुड़ेगा उस सब्सटेंस से तब कितना एनर्जी वहाँ चेंज करेगा, इंथैल्पी चेंज करेगा। और वही सॉल्वेंट के रूप में यदि वाटर हो तो सॉल्वेशन इंथैल्पी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी। क्वेश्चन में इतना ही बात दिया हुआ है, इतना निकालना है कि पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट का जो है उसको वाटर में डिजोल्व किए तो सॉल्यूशन बना, इंथैल्पी चेंज इतना किया, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेकर के वाटर में डिजोल्व किए तो इसका एंथैल्पी चेंज इतना किया -65.5। तो बताना है कि कॉपर सल्फेट जो है जब यह हाइड्रेट बनाएगा वाटर में डिजोल्व करके तो हाइड्रेट बनने के दरमियान एनर्जी कितना रिलीज होगा, इसे पूछा है। तो ध्यान से ज़रा देखोगे तो क्लियर तो हो ही जाना है कुछ ना कुछ। हेस लॉ वगैरह जैसा हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं। तो इन सबको मिला जुला करके यदि देखोगे तो कुछ ना कुछ बात तो क्लियर आना चाहिए। किसे जोड़ा जाए, किसे घटाया जाए, ताकि फाइनली हम लोग पहुंच जाए वहां तक। देखो मेन हमें इस इक्वेशन को लाना है, ठीक है, CuSO4 + 5H2O को लाना है। तो यदि हम मार्क कर दें, इसे कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे कर देते हैं 2 और ये हमें लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा ये, कैसे आएगा, यदि हम लोग 2 में 1 को माइनस कर दें, 2 में 1 को माइनस कर दें तो काम हो सकता है। 2 में 1 को माइनस कर देते हैं, LHS LHS से माइनस होगा, RHS RHS से, तो क्या हो जाएगा देखो तो, CuSO4 माइनस CuSO4 5H2O, वाटर का वाटर आ जाएगा। ये दोनों में वही है, CuSO4 माइनस CuSO4, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब इधर बचा CuSO4, यहाँ बचेगा वाटर और ये माइनस चला जाएगा उधर तो हो जाएगा CuSO4 5H2O। देखो तो यही इक्वेशन तो हमें लाना था। ये जो यहाँ 5H2O लिक्विड लिखे हैं ये तो वाटर ही हुआ ना, हम लोग को लाना था ये वाला इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो था। तो ये लाने के लिए हम क्या किए, 2 में 1 को माइनस कर दिए तो ऐसा कुछ बना, तो आ गया यही इक्वेशन। यही चीज़ हम लोग को लाना था इस प्रोसेस के लिए, हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहाँ जो चेंज कर रहा है उसी को हाइड्रेशन इंथैल्पी कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी के लिए यहाँ से कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा 2 - 1 की है ना, तो इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, तो डेल्टा इंथैल्पी सॉल्यूशन 2 और इंथैल्पी सॉल्यूशन 1, ये हो गया -65.5 -11.7, तो -65.5 + 11.7 तो आ जाएगा -53.8 किलोजूल पर मोल। सो आंसर नंबर डी माइनस में आएगा ऐसा। तो यहाँ थोड़ा सा लास्ट में सोचना था, हमें दिमाग लगाना था बस, बाकी सब कुछ पहले के जैसा ही है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए, बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कई क्वेश्चंस किए हैं इस ट्रिक पे। अब हम लोग आगे बढ़े, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। 59 नंबर तक हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
60 नंबर। क्या है क्वेश्चन? द स्टैंडर्ड enthalpy of formation, the standard enthalpy of formation of NH3 gas is minus 91.8 kilojoule per mole. The amount of heat required, to decompose 34 gram of NH3 into its elements each ऑप्शन है 183.6 किलो जूल, 91.8 किलो जूल, 45.9 किलो जूल, 137.7 किलो जूल। ऐसा समझो जरा क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखोगे ऑफ NH3 दिया हुआ है, तो NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है? N2 + 3H2 से 2NH3, ठीक है। इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड -91.8 किलो जूल पर मोल। इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन हो जाएगा 2NH3 से N2 + 3H2 तो हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन। बस इसको प्लस में लिख देंगे 91.8 किलो जूल पर मोल। जाहिर सी बात है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसी अमोनिया का डिकम्पोजिशन होगा तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह जो NH3 है इसका कितना मोल है? 2 मोल है। सो 2 moles ऑफ NH3 2 moles ऑफ NH3। खैर जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है ना वो तो 1 मोल के लिए होता है, 1 मोल के लिए होता है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे कि सिंस 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर्स 91.8 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है ना, पर मोल लिखा हुआ है, मैंने 1 मोल का है, लेकिन इक्वेशन में 2 मोल इन्वॉल्व होता है तो उसको तो बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले 1 मोल ऑफ NH3 रिक्वायर इतना किलो जूल फॉर डिकम्पोजिशन। और 1 मोल मतलब हम लोग जान रहे हैं कितना ग्राम? नाइट्रोजन का हो गया 14 + 1 × 3 17 ग्राम। तो 17 ग्राम के लिए इतना 1 मोल, और इसके जगह हम 17 ग्राम भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? 91.8/17 किलो जूल। तो निकालना कितने ग्राम के लिए है? 34 ग्राम के लिए।
तो हो जाएगा 91.8/17 इंटू 34, 2 बार में कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 183.6 किलो जूल इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा समझना था इसको कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, फॉर्मेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन, बनना का उल्टा टूटना हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन में 2 मोल इन्वॉल्व है, जबकि जो डाटा दिया हुआ है पर मोल का है 1 मोल का। तो 1 मोल अमोनिया टूट रहा है तो उतना हीट लग रहा है, तो 2 मोल लगेगा तो कितना, ठीक है 2 मोल 34 ग्राम में 2 ही मोल होता है, उसको मास में चेंज करके हम लोग निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, नए से क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो और क्वेश्चंस हैं इससे जो बन सकते हैं उसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।